हेलो एस्पिरेंट्स। सो लास्ट क्लास में हम लोग अभी तक क्या देख रहे थे? बर्कली की बात की हमने, और फिलॉसफी में वेस्टर्न फिलोसफर्स को हम बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, और आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी क्योंकि फिर से हम लोग कुछ फिलोसफर के बारे में पढ़ेंगे। सो टुडे वी विल स्टार्ट द फिलोसफी ऑफ डेविड ह्यूम। किसकी फिलोसफी के बारे में बात करेंगे? डेविड ह्यूम्स फिलोसफी ऑफ स्केप्टिसिज्म। ठीक है, समझते हैं ये क्या चीज़ है। सबसे पहले डेविड ह्यूम जी का नाम लिखें तभी तो मजा आएगा। ऐसा ह्यूम का नाम हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा है कि A O ह्यूम, जिन्होंने कांग्रेस बनवाया था, तो ये उनके रिश्तेदार नहीं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। देखिए, सबसे पहले समझते हैं हम लोग डेविड ह्यूम की फिलॉसफी किसके ऊपर बेस्ड है। सो डेविड ह्यूम की फिलॉसफी इज बेस्ड ऑन द ह्यूम्स स्केप्टिसिज्म। ठीक है, किसके ऊपर बेस्ड है? ह्यूम्स स्केप्टिसिज्म। इट इज अ फिलोसॉफिकल एटीट्यूड। समझिएगा क्या है। देखिए, स्केप्टिसिज्म का मतलब है कि हमें हर बात पर सीधा से विश्वास नहीं करना चाहिए। किसी भी बात को मैंने बोला कि आप राइट मुड़ेंगे और राइट मुड़ के आप इस वाले मॉल में चले जाएंगे, नहीं, ऐसे नहीं। हो सकता है लेफ्ट मुड़े, हो सकता है मुड़ना ही ना पड़े। तो ऐसे टाइप से दिमाग में सवाल रखना है। ठीक है, हमें सवालों को उठाना चाहिए। ये होता है स्केप्टिसिज्म। ह्यूम जो हुआ करते थे वो एक ब्रिटिश एम्पिरिस्ट हुआ करते थे। ठीक है, इन्होंने ही स्केप्टिसिज्म को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया अपने लाइफ टाइम में, ताकि हम फिलॉसफीज को साइंटिफिक तरीके से समझ सकें। अब स्केप्टिसिज्म मतलब हर चीज के ऊपर सवाल उठाना। इसका मतलब ये नहीं है कि इट इज डिस्ट्रक्टिव। इट इज नॉट डिस्ट्रक्टिव। लोग बोलते हैं कि स्केप्टिस आप हर चीज के बारे में शक करेंगे। स्केप्टिसिज्म शक करने टाइप की चीज है, तो ये डिस्ट्रक्टिव होगा। तो ह्यूम का स्केप्टिसिज्म सिर्फ किसी चीज को तोड़ने के लिए ही नहीं था। जनरली हम तोड़ने के लिए क्या करते हैं? शक करते हैं ना। तो ऐसा नहीं था, इनका स्केप्टिसिज्म किसी चीज को तोड़ने के लिए नहीं था। इसका मकसद था सारे बिलीव्स को, जो भी आप बिलीव कर रहे हैं उसको क्वेश्चन करना। सिर्फ यही इसका मेन इशू, मेन क्या बोल सकते हो आप, मेन कारण था इस स्केप्टिसिज्म का, कि हर एक चीज जो आप बिलीव करते हैं अपने जीवन में उसको हम क्वेश्चन कर सकें। क्यों कर सकें? ताकि हम एक सॉलिड फाउंडेशन पर अपने नॉलेज को बना सकें। जब आप क्वेश्चन करेंगे और आपके क्वेश्चन का एक सही आंसर आ जाएगा तो यू विल हैव अ वेरी सॉलिड फाउंडेशन। लेट अस टेक एन एग्जांपल। इमेजिन करिए आपके सामने कोई बोलता है कि उसने भूत देखा है। कभी कभी स्कूल कॉलेजेस में बात होती थी ना, किसी ने बोला कि भाई साहब मैंने तो भूत देखा है। एक नॉर्मल इंसान या तो मान लेगा कि ये झूठ बोल रहा है, या फिर वो क्या कर रहा है? मजा ले रहा है। लेकिन एक स्केप्टिक तुरंत सवाल पूछेगा। एक स्केप्टिक आदमी, ह्यूम टाइप का, तुरंत सवाल पूछेगा, क्या प्रूफ है भैया, बताओ तुमने कैसे भूत देखा। या बोलेगा, इसका कोई साइंटिफिक रीजन दे सकते हो? इसका कोई साइंटिफिक रीजन बता सकते हो तुम कि तुमने कैसे भूत देख लिया भाई, किसी ने नहीं देखा तो? स्केप्टिसिज्म का यही मकसद है, एजम्पशन को डाउट करना। लिख के रख लो क्या है उसका मेन मतलब। एजम्पशन, कोई भी एजम्पशन है उसको डाउट करना। ठीक है, व्हाट, वेयर, हु, व्हाई, व्हेन, हाउ, दिस इज स्केप्टिसिज्म। ठीक है। अब डेविड ह्यूम ने आत्मा के बारे में भी बात की, सोल के बारे में भी बात की। देखो, सब फिलोसफर्स, चाहे वो इंडियन हो या फॉरेन के हो, सब ने, देखो, जब ये फिलोसफी लिख रहे थे ना, तब हमारे दुनिया में जो सबसे बड़ी चीज थी वो रिलीजन हुआ करती थी। तो इसीलिए सब भगवान के बारे में पहले, अंत भगवान है, शुरुआत भगवान है, चाहे आप किसी भी रिलीजन के हो। तो सबसे बड़ा फिलॉसफी क्या है दुनिया में? भगवान की खोज, कि भगवान है कि नहीं है, और है तो कैसे है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। सब फिलॉसफी इसी के इर्द गिर्द घूमी है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द इममटेरियलिटी ऑफ सोल, अ मीनिंगलेस क्वेश्चन। इट इज अ मीनिंगलेस क्वेश्चन, समझते हैं। ह्यूम ने अपने जीवन में कुछ ऐसे चीजों को भी क्वेश्चन किया जिन्हें लोग मानते थे, उस टाइम के लोगों का मानना था कि उसमें से कुछ क्वेश्चन खराब थे, ऐसा माना जाता था। उसमें से एक ऐसा क्वेश्चन था कि सोल इज इममटेरियल। ही सेज कि सोल इज इममटेरियल, द इममटेरियलिटी ऑफ सोल। इसका मतलब क्या था, समझते हैं इसको। ह्यूम ने कहा कि यह सवाल ही गलत है।
ठीक है। अब हम बोलते हैं ना सोल का कोई मटेरियल नहीं होता, सोल आत्मा का कोई रूप नहीं है, आत्मा का कोई साइज नहीं है, आत्मा का कोई औचित्य नहीं है। अगर आप ऐसे खोजने जाओगे तो कॉन्शियसनेस है वो तो। सोल तो ह्यूम को लगा नहीं, मैं हूं स्केप्टिसिस्ट आदमी, मेरे को अभी पूछना पड़ेगा। ह्यूम ने कहा कि ये सवाल ही गलत है। अब उन्होंने क्या लॉजिक दिया ये समझते हैं। ह्यूम ने कहा कि हम किसी भी चीज का सिर्फ एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, जो प्रॉपर्टीज बोलते हैं हम फिजिक्स में, वैसे ही एट्रीब्यूट को फिलॉसफी में यूज करते हैं। तो ह्यूम का कहना था कि हम किसी भी चीज का सिर्फ एट्रीब्यूट को परसीव कर सकते हैं। उनका क्या कहना था, हम उनकी प्रॉपर्टीज को ही समझ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं, ना कि उसके सब्सटेंस को। सब्सटेंस और एट्रीब्यूट मैंने पहले भी समझा दिया है। जैसे एक साबुन है, सोप, नहाते हैं सोप से ऐसे हाथ हाथ में लगा के, जैसे एक साबुन है उसका एक शेप है, उसका एक कलर है। लक्स का साबुन ले लिए, डिटॉल का साबुन ले लिए, लाइफ बॉय का साबुन ले लिए, और कोई साबुन आता है, सिंथॉल का साबुन ले लिए, संतूर का साबुन ले लिए, तो ये सारे साबुन होते हैं। सबका एक डिस्टिंक्ट स्मेल है, शेप है, कलर है और टेक्सचर है। आप उसको महसूस कर सकते हो पकड़ के कि कौन सा साबुन है, ऐसे टाइप से। लेकिन आप साबुन के अंदर के सब्सटेंस को तो नहीं जानते हो ना। यही उनका कहना था। आप उनकी प्रॉपर्टीज को परसीव कर सकते हो, बट उसके सब्सटेंस को थोड़ी भी परसीव कर सकते हो। सो व्हाट डज द कंक्लूजन वाज आफ्टर द ह्यूम्स थ्योरी ऑफ दिस लॉजिक। ये लॉजिक के बाद तो ह्यूम ने कहा कि जब हम सोल के बारे में, मतलब आत्मा के बारे में बात करते हैं, तो हम उसके सब्सटेंस को नहीं देख सकते हैं। हम उसके सब्सटेंस को नहीं देख सकते, सिर्फ उसको, उसके एट्रीब्यूट्स को, जैसे कि उसके थॉट, उसके फीलिंग्स को हम समझ सकते हैं। इसलिए ये कहना कि सोल मटेरियल है या इममटेरियल है, मीनिंगलेस है उनका कहना था, क्योंकि हम इसके बारे में कोई क्लेम नहीं कर सकते। ये ह्यूम का कहना था। अब ये हो गई उनकी सोल के बारे में बात। इसके बाद उन्होंने बात की द आइडिया ऑफ सेल्फ। उन्होंने एक बंडल थ्योरी दी थी, उसको समझते हैं। द आइडिया ऑफ सेल्फ, द बंडल थ्योरी। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे फिलॉसफीज में, पीवाईक्यूज ले लीजिए शॉप से, बुक स्टॉल से, और वो जब पढ़ रहे हो उस टाइम लगातार देखते रहना हमेशा कि हर टॉपिक में कैसे क्वेश्चन आए। तभी मतलब है इस क्लासेस का कि क्या लिखना है आपको, तब समझ आएगा। सो ह्यूम का सबसे फेमस और सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल आर्ग्यूमेंट था सेल्फ का कंसेप्ट, जो उन्होंने दिया। सेल्फ के कंसेप्ट के ऊपर उनका बहुत जबरदस्त कॉन्ट्रोवर्शियल आर्ग्यूमेंट था। ह्यूम सब सोचते हैं, ह्यूम का कहना था कि हम सब सोचते हैं कि हमारे अंदर एक सेंट्रल मेन आई है, आई, मैं, सबके अंदर मैं है। मैं वो गोट वाला मैं नहीं है, मैं मतलब हम वाला भी नहीं, मैं ईगो वाला मैं, ठीक है। इनका कहना था हम सब सोचते हैं कि हमारे अंदर एक आई है, जो हमेशा उनका कहना था एक ही रहता है। हमको मालूम है कि भाई आई एम एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, यू आर एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, तो हम सब बोलते हैं ना आई एम आई। ह्यूम ने इसको रिजेक्ट कर दिया भैया। यही तो फिलॉसफी है, क्यों रिजेक्ट किया आप समझेंगे। सो व्हाट वाज हिज आर्ग्यूमेंट। उन्होंने कहा कि जब हम अपने अंदर देखते हैं, कैसे देखते हैं, आंख को ऐसे, जब हम अपने अंदर देखते हैं तो हम कोई एक कांस्टेंट सेल्फ को नहीं देख सकते। हमको कोई एक कांस्टेंट सेल्फ नहीं मिलता है। ह्यूम ह्यूम का क्या कहना था कि हमें क्या मिलता है, एक बंडल ऑफ डिफरेंट परसेप्शन मिलते हैं। हमारे अंदर अलग अलग फीलिंग्स हैं, हमारे अंदर अलग अलग थॉट्स हैं, हमारे मन में अलग अलग बचपन की मेमोरीज, कॉलेज की, स्कूल की मेमोरीज हैं, और हमारे अंदर अलग अलग सेंसेशन भी हैं जो हर पल बदलते रहते हैं। तो उनका कहना था ये आई का कंसेप्ट तो गलत है। तुम हर एक पॉइंट पे तुम्हारे थॉट्स चेंज है, तुम्हारी फीलिंग्स चेंज है, तुम्हारी मेमोरीज आ रही है, चेंजेस हो रही हैं, तुम्हारा इमोशन चेंज हो रहा, मतलब तुम्हारा आई का जो कंसेप्ट है मैं वाला, वो हर पॉइंट पे चेंज हो रहा। लेट अस इमेजिन, एग्जांपल से इमेजिन करिए, आप खुद को सोचते हैं। इमेजिन आप खुद को सोचते हैं, आपको क्या याद आता है। आप अपने आप को सोचते हैं तो आपको अपने बचपन की फोटो याद आती है, आपको अपने पिछले महीने की फीलिंग्स याद आती है, या आपको अपनी करंट सिचुएशन जो आप पढ़ रहे हैं,
जो मेहनत कर रहे हैं, जो डिप्रेसिंग फील में चल रहे हैं, तैयारी तैयारी तैयारी, एग्जाम आ रहा है, एग्जाम आ रहा है, एग्जाम आ रहा, ये सब आता है आपको। लेकिन आपको कभी क्या ऐसा कोई एक ही फीलिंग आती है कि जो अनचेंजिंग है या मेन दिखती है? ऐसा कुछ आता है क्या? नहीं आता। ये ही ह्यूम का कहना था। तो ह्यूम ने क्या कंक्लूड किया? ह्यूम के लिए सिर्फ सेल्फ सिर्फ एक कलेक्शन है, उनका कहना था। उनका कहना था सेल्फ या आई एक बंडल है जो कॉन्टिन्यूअसली मूव हो रहा है और चेंज हो रहा है। इसलिए वो कहते हैं कि कोई एक आई एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, क्या कहते हैं? कोई एक आई एग्जिस्ट नहीं करता। ये हो गया ह्यूम का कहना, और हम ह्यूम भैया को अब छोड़ के आगे बढ़ेंगे बहुत जबरदस्त फिलोसफर के ऊपर, दैट इज इमैनुअल कांट। कांट की थ्योरी, कांट ने पूरे दुनिया में हर चीज पे बोला है। ठीक है, इमैनुअल कांट। सो अ क्रिटिकल फिलोसफी। चलिए इसको आगे समझते हैं हम लोग, कांट की फिलॉसफी क्या कहती है, व्हाट इज द क्रिटिकल फिलॉसफी ऑफ कांट। देखिए कांट ने सबसे पहले फिलॉसफी में दो बड़े बड़े ग्रुप, उस पर्टिकुलर टाइम में फिलॉसफी में दो बड़े बड़े ग्रुप हुआ करते थे कांट के पहले। तो ये कौन हुआ करते थे? एक रैशनलिस्ट का ग्रुप था जो डेक्रेटिस, क्रिटिकल फिलॉसफी में दो ग्रुप हुआ करते थे। कांट जब पैदा हुए उसके पहले जो फिलॉसफी थी दो हिस्से में बटी थी। एक थी रैशनलिस्ट, जिसमें हमने बात की, डेक्रेटिस की बात की थी, और जो कहते थे कि नॉलेज सिर्फ रीजन से आता है, वो हो गए आपके रैशनल लोग। उनका कहना था नॉलेज के पीछे एक रीजन होगा। और इसके साथ एक और ग्रुप था इम्पीरियस्ट का, इम्पीरियसिस्ट का। और ये थे जैसे लोकी लोग, अभी लोकी की बात की ना हम लोगों ने थोड़े से क्लास पहले, जो क्या कहते थे? जो कहते थे कि नॉलेज सिर्फ एक्सपीरियंस से आता है। तो राशनलिस्ट कहते थे कि आपका जो नॉलेज है ये सिर्फ रीजन से आता है, और इंपीरियलिस्ट कहते थे नॉलेज जो है सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंसेस से आता है। इसी पे तो लड़ाई थी इन दोनों, इन सब की। कांट ने कहा दोनों गलत है। क्या कह दिया कांट ने? कांट से कांट, कांट ने बोला आप दोनों गलत हो। भैया रैशनलिस्ट तुम रखो अपने रीजंस को, इंपीरियलिस्ट आप रखिए अपने नॉलेज को, ठीक है, एक्सपीरियंसेस को। नॉलेज अब कैसे आता है हम बताएंगे, इमैनुअल कांट बताएगा ये चीज। तो प्रॉब्लम क्या था, क्यों कांट को ये क्रिटिकल फिलॉसफी की ओर आना पड़ा? क्या था रीजन इमैनुअल कांट का इस स्थिति पे समझने का कि दो बड़े बड़े ग्रुप को इन्होंने डिफाई कर दिया, गलत बोल दिया। कांट ने कहा कि हम बिना नॉलेज के, उनका कहना था कि कांट का कहना था कि हम बिना नॉलेज के टूल्स को समझें, सबसे पहले उनके लिमिट्स को जाने, कैसे नॉलेज गेन कर सकते हैं ये समझे। ये सब प्रॉब्लम्स उन्होंने निकाले। क्या निकाले? कांट्स ने कहा कि हम बिना नॉलेज के टूल्स को समझें सबसे पहले, और उन्होंने कहा उसके लिमिट्स को हम कैसे जानें, और कहा कैसे नॉलेज को हम गेन कर सकते हैं। तो इन सब का उन्होंने सॉल्यूशन दिया। उन्होंने एक क्रिटिकल फिलॉसफी का मूवमेंट शुरू किया इस दुनिया में उस टाइम पे, और इसका मकसद था पहले ह्यूमन रीजंस की लिमिट और कैपेबिलिटीज को जज करें, फिर आगे बढ़ें। समझते हैं, थोड़ा सा टफ है, समझाने की कोशिश करता हूं फिर से आपको। रैशनलिस्ट तो इजी था, रीजन। इंपीरियलिस्ट जो थे, एम्पिरिसिस्ट एक्सपीरियंस की बात किए। इमेजिन करिए आप एक महल बनाना चाहते हो। क्या बनाना चाहते हो? एक महल बनाना चाहते हो। कांट कहते हैं कि पहले आपको अपने टूल्स, दैट इज हथौड़े, आरी एक्सेट्रा को आपको क्या होगा, उनको समझना होगा। इसके बाद ये कहते हैं आपके टूल्स की क्या लिमिट है, क्या वो इतने स्ट्रांग है कि वो महल बना सकते हैं। जब आप जब आप टूल्स को समझ जाएंगे तभी आप सही से कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे। ये आपके इमैनुअल कांट का कहना था। यहाँ टूल्स हमारे माइंड और कैपेबिलिटीज हैं। क्या है? माइंड और कैपेबिलिटीज हैं टूल्स। ये उनका कहना था, किसका? इमैनुअल कांट का ये कहना था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, so this is what it is. Next we will we will talk about Kant's the three critics of Kant. Kant ने तीन चीजों पे बहुत क्रिटिसाइज किया और वही थी उनकी कोर फिलोसफी। So we will talk about Kant's
थ्री critics the core of his philosophy। ठीक है, कांट की पूरी फिलॉसफी 3 किताबों में थी। ठीक है, अगर हम देखें कांट की पूरी फिलॉसफी 3 किताबों में है आज की डेट में, जिसे द थ्री क्रिटिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? थ्री क्रिटिक्स, यही बुक का नाम है, द थ्री क्रिटिक्स। हर किताब का अलग सवाल है और हर किताब का उस सवाल का जवाब दिया गया है उन किताबों में। सबसे पहले मैं पूरा किताब तो नहीं पढ़ा सकते आपको, तो मैं 3 क्रिटिक्स आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, आपके लिए वही इजी रहेगा। सबसे पहला है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। क्रिटिक क्या होते हैं? मूवी क्रिटिक्स होते हैं ना, वही क्रिटिक भाई, रीजन। ये बुक आई थी आपकी 1781 में। दूसरी बुक आई थी इनकी क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन, 1788 में आई थी। हाँ, और आखिरी इनका कहना था क्रिटिक्स ऑफ जजमेंट। तीनों को समझेंगे हम लोग। ये आई थी आपकी 1790 में। 3 बहुत खतरनाक चीजें इन्होंने बताई आपको। सो क्रिटिक्स ऑफ प्योर रीजन जो पहली बुक थी, इसमें इन्होंने एक क्वेश्चन उठाया। वो क्वेश्चन था व्हाट कैन आई नो। और इसका आंसर दिया इसी बुक में इन्होंने। तो क्या आंसर दिया उसको मैं आपको समराइज करके बताता हूँ। कांट ने कहा कि नॉलेज सिर्फ रीजन या एक्सपीरियंसेस से नहीं आता। ये तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। उन्होंने दोनों को एम्पिरिसिस्ट और आपके जो रैशनलिस्ट थे उन दोनों को उनको गलत बोल दिया था। तो इसमें क्लियरली उन्होंने आंसर दिया व्हाट कैन आई नो। उसमें ये बुक में क्वेश्चन उठाया और बोला कि कांट ने कि जो नॉलेज है ना, नॉलेज की बात जो आप लोग सब कर रहे हो आज तक, जो कुछ बोलते हो कि रैशनलिस्ट लोग बोलते हो कि रीजन से आया, कुछ बोलते हो एक्सपीरियंसेस से आया, ये दोनों से नहीं आता आपको। क्या क्या नॉलेज। ठीक है, इनका कहना था ये दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। हम एक्सपीरियंसेस से डाटा लेते हैं। जैसे आप जीवन में कुछ चीज एक्सपीरियंस किए, एक्सपीरियंस जैसे आपने गरम कुकर के ऊपर हाथ रखा तो आपके दिमाग में एक डाटा गया, हाथ जला था पहली बार, दूसरी बार आप वो नहीं करोगे। तो इनका क्या कहना था, हम एक्सपीरियंसेस से डाटा लेते हैं और हमारा माइंड उस डाटा को अपने आप इन कैटेगरीज में डिफाइन करता है, जैसे कि स्पेस, टाइम या कैजुअलिटीज। ये एक प्रोसेस है उनका कहना था। यानी रीजंस है कि रीजंस क्या है? रीजंस है कि हम चीजों को वैसे ही देखते हैं जैसे हमारे माइंड उनको प्रोसेस करते हैं। ठीक है, ना कि जैसे असल में वो होते हैं। समझ के देखिए आप किसी चीज, इनका मतलब कैसे बताएं और इसको, जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी थिंक। चलो फिर से, जो कांट व्हाट कैन आई नो वाला कंसेप्ट बोल रहे हैं, सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो रैशनलिस्ट बोल रहे हैं और जो आपके एम्पिरिसिस्ट बोल रहे हैं वो दोनों गलत है। इनका कहना था ये दोनों यूज होते हैं भाई किसी भी चीज में। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो भी एक्सपीरियंसेस हमारे जीवन में होते हैं ना, उन एक्सपीरियंसेस से हम क्या करते हैं, सीखते हैं। और कैसे सीखते हैं? हमारा जो दिमाग है, हमारा जो ब्रेन है, हम उसको अपने इनेट कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। कुछ स्पेस में, कुछ टाइम में और कुछ कैजुअलिटीज में हम डिफाइन कर लेते हैं कि क्या करने से क्या होगा, क्यों करने से क्या होगा। और उनका कहना था हर एक चीज जो एक्चुअल में जैसी है वैसी नहीं दिखती है, हमारा दिमाग उसको वैसे दिखाने की कोशिश करता है और हम वैसे ही उसको देखते हैं। ये इनका कहना था। नेक्स्ट बुक में द क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन में इन्होंने एक क्वेश्चन उठाया व्हाट ऑट आई टू डू। और इसका आंसर दिया इस बुक में। कांट ने एथिक्स के बारे में बात की थी। एथिक्स के बारे में, एथिक्स अभी आखिरी में हम लोग का एक चैप्टर भी है वो भी पढ़ेंगे। इन्होंने एथिक्स के बारे में बात की। उन्होंने कैटेगोरिकल एम्पेरेटिव का एक कंसेप्ट दिया था। ये बड़े बड़े वर्ड को छोड़ दो, मेरे को बताना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने दिया था। कैटेगोरिकल एम्पेरेटिव का एक कंसेप्ट दिया था उसमें उन्होंने, जो एक यूनिवर्सल मॉरल लॉ है उनके हिसाब से।
यूनिवर्सल मॉरल लॉ क्या होते हैं, जैसे आप कोई बड़ा मिल गया तो पैर पड़ते हो या सिर झुकाते हो या नमस्ते करते हो, अस्सलाम वालेकुम बोलते हो, हाथ मिलाते हो, बस वही एक मॉरल लॉ है। उनका कहना था, कांट ने कहा कि कोई भी एक्शन सिर्फ तब मॉरल है जब उसको यूनिवर्सल रूल बनाया जा सके। जैसे उनका कहना था, जब भी कोई भी एक्शन एक आपका जो है तभी मॉरल कहलाएगा जब हम उसको एक यूनिवर्सल एक्शन बना सकें। इसका मतलब है कि आप वही करना चाहे, आपको वही करना चाहिए जो आप चाहते हैं कि सब करें। सब चाहते हैं कि हम पैर पड़े, बड़ों का आदर मिलता है, बचपन से देखा है, तो वैसे ही होना चाहिए, इनका कहना था। उसमें कुछ चेंज वेंज नहीं करना है जीवन में। नेक्स्ट इज द क्रिटिक ऑफ जजमेंट। इसमें उन्होंने क्वेश्चन उठाया, व्हाट मे आई होप फॉर, व्हाट मे आई होप फॉर। और इस बुक में उन्होंने आंसर दिया, कांट ने नॉलेज और मोरालिटी के बीच के गैप को ब्रिज किया। इसमें जो मोरालिटी होता है और नॉलेज, नॉलेज और मोरालिटी दोनों अलग चीजें हैं, तो इन दोनों को इन्होंने बताया क्यों, कैसे एक नॉलेज से मोरालिटी आती है, इनके बारे में एक ब्रिज बनाया इन्होंने, ठीक है, इस जजमेंट में। इसमें कोशिश की उन्होंने। तो उन्होंने ब्यूटी और पर्पस के बारे में भी बात की। इसमें ब्यूटी को उन्होंने एक पर्पसफुल, विदाउट अ पर्पस, सॉरी क्या बोला इन्होंने, पर्पसफुलनेस विदाउट अ पर्पस कहा था, जिसे वो हमारे जजमेंट के बारे में बात करते हैं। तो ये एकदम डीप में मत जाओ, क्वेश्चन नहीं आएगा, मैंने बस बता दिया है, थोड़ा सा क्रिटिकल टॉपिक है, इसको ना बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और उतने का मेरे को नहीं लगता कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है। तो जितना समझ आया ये याद रखिएगा कि थ्री क्रिटिक्स, तीन बुक है, तीन बुक्स में इन्होंने क्या बात की है, ठीक है। तो ये हो गया एम्यूनल कांट के बारे में। कांट ने बहुत बातें की हैं जीवन में, बहुत बातूनी टाइप के आदमी थे कांट। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट हेगल। हेगल के बारे में बात करेंगे। अब हेगल क्या थे, क्यों थे। हेगल की एक फिलॉसफी थी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट थोड़ा पता होना चाहिए। हेगल की फिलॉसफी थी डायलैक्टिकल आइडियलिज्म, डायलैक्टिकल आइडियलिज्म द इंजन ऑफ हिस्ट्री। देखिए हेगल का पूरा फिलॉसफी एक ही मेथड पर बेस्ड था पूरे जीवन भर, जिसे डायलैक्टिक्स कहते हैं हम, ठीक है। सिंपल शब्दों में डायलैक्टिक्स एक प्रोसेस है जिसमें आइडियाज या कोई भी चीज, कॉन्फ्लिक्ट या रिजोल्यूशन को कैसे इवॉल्व होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो उन्होंने 3 स्टेप प्रोसेस दिया। इसमें उन्होंने कहा थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस की बात की। 3 स्टेप प्रोसेस था इसमें, इन्होंने थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस की बात की। थीसिस का मतलब क्या था, इसमें एक इनिशियल आइडिया या कंसेप्ट उनका कहना था। एंटीथीसिस की बात की थी, इस आइडिया को अपोज करने की बातें या कॉन्ट्रेडिक्टरी आइडिया जो उससे आते हैं। और सिंथेसिस का मतलब क्या था, एक नया हायर लेवल आइडिया जो पहले 2 कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकता है और उसके बेस्ट एलिमेंट को अपने में शामिल कर सकता है, दैट इज सिंथेसिस इनका कहना था। इसको हम एक इजी एग्जांपल से समझते हैं। इसमें सबसे पहले एक थीसिस के लिए एग्जांपल लेते हैं। लेट अस टेक द आइडिया ऑफ अ फैमिली, जहां इंसान पर्सनल रिश्तों में बंधा होता है ना, होता है ना फैमिली के अंदर। आप किसी के भाई हो, किसी के बेटे हो, किसी की बेटी हो, किसी के वाइफ है, किसी का हस्बैंड है, किसी के मदर है कोई, तो ऐसा चलता रहता है जीवन में। तो दैट इज थीसिस, ठीक है, द आइडिया ऑफ अ फैमिली वेयर यू आर स्टक विद समथिंग, रिश्तों से। नाउ व्हाट इज द एंटीथेसिस, द आइडिया ऑफ अ सिविल सोसाइटी, जहां इंसान अपने फायदे के लिए आजादी से काम करता है। जो फैमिली के कंसेप्ट जो होता है उससे अलग होता है, ठीक है, उससे टकरा सकता है सिविल सोसाइटी का कंसेप्ट। सिविल मदर एंड फादर जब आपको डांटते हैं तो आप सुनते हैं, भाई बहन में नहीं सुनते, लड़ाई हो जाती है। बाहर ऐसी कोई बाता बाती हो जाए तो बाल बाल खींच के नहीं हो सकता, ऐसा भाई बहन में हो जाता है ना। तो यही था, थीसिस इज फैमिली, एंटीथेसिस इज द सिविल सोसाइटी। अब सिंथेसिस क्या है, सिंथेसिस इज द स्टेट जो फैमिली और सिविल सोसाइटी दोनों की स्ट्रेंथ को लेकर एक हायर लेवल स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, ये आपको समझना था। अब कॉन्शियसनेस के बारे में भी बात की है हेगल ने, तो यहां हम लोग पढ़ेंगे फिनोमिनोलॉजी
ये आखिरी के एक दो थोड़े से कंफ्यूजिंग है, आई नो, मजा भी नहीं आ रहा होगा ज्यादा, बट दैट इज व्हाट आई कांट डू एनीथिंग, इनकी फिलोसफी यही है तो यही पढ़ा सकते हैं हम। So he talked about the phenomenology of spirit, the journey of consciousness. हेगल की सबसे फेमस बुक फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट थी, ठीक है। अब इस बुक में क्या था, इन्होंने जो स्पिरिट है ना उसकी जर्नी को दिखाया था इसमें, कैसे इंसान की कॉन्शियसनेस जो है, चेतना जो है वो इवॉल्व होती है, इनका इसमें इस बुक में उन्होंने 3 स्टेजेस में उसको बताया। सबसे पहले स्टेज को इन्होंने इस बुक में कहा सब्जेक्टिव स्टेज। क्या बोला इन्होंने? सब्जेक्टिव स्टेज। बहुत डीप सोचते थे भाई ये सब। व्हाट इज सब्जेक्टिव स्टेट? इनके हिसाब से ये एक इंडिविजुअल इंसान का माइंड होता है जहां कॉन्शियसनेस अकेला होता है, आपकी चेतना अकेली होती है, यहां पर इंसान सिर्फ खुद के बारे में ही सोचता है। ये इन्होंने फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट में पहले बताया, सब्जेक्टिव स्टेज। एग्जाम्पल लेते हैं, एक बच्चा जो सिर्फ अपने लिए खेलता है। बच्चे को कुछ है क्या, जब 1-2 साल का बच्चा होता है उसको नहीं मतलब है कौन है क्या, दे दिए कुछ झुनझुना बजा रहे, खेल रहे अपने लिए। एक बच्चा सिर्फ अपने लिए ही खेलता है उस टाइम पे। नेक्स्ट इनका कहना था ऑब्जेक्टिव स्टेज। इस स्टेज में इंसान को एहसास होता है कि वो अकेला नहीं है दुनिया में, उसकी कॉन्शियसनेस दूसरे माइंड और दुनिया के साथ इंटरेक्ट करती है। इस पर्टिकुलर स्टेज में वो फैमिलीज के साथ जुड़ता, सोसाइटी के साथ जुड़ता और स्टेट जैसे इंस्टीट्यूशन का हिस्सा बनता है, जिसमें आप और हम हैं आज की डेट में। जब इसका मतलब एग्जांपल लेते हैं, जब एक इंसान फैमिली के लिए, अपने देश के लिए काम करता है तो वो ऑब्जेक्टिव स्पिरिट को रिप्रेजेंट करता है। सब्जेक्टिव बच्चा, ऑब्जेक्टिव एक आप और हम, और थर्ड के क्या इनका कहना था, एब्सोल्यूट स्पिरिट। सॉरी, ये सब्जेक्टिव स्पिरिट है, ऑब्जेक्टिव स्पिरिट है, एब्सोल्यूट स्पिरिट है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ मैंने बोली थी, SPIRIT होगा भाई ये, बस ठीक। अब एब्सोल्यूट स्पिरिट क्या है, व्हाट इज दैट? तो उनका कहना था हेगल का कि ये कॉन्शियसनेस का फाइनल स्टेज है। इसका फाइनल स्टेज है कॉन्शियसनेस, चेतना का फाइनल स्टेज है। यहां पर इंडिविजुअल माइंड एब्सोल्यूट नॉलेज अचीव करता है, अंत वाला नॉलेज अचीव करता है, और खुद को पूरे कॉस्मोस के इन्फिनाइट माइंड का हिस्सा मानने लगता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, फिलॉसफी, आर्ट और रिलीजन इस स्टेज को एक्सप्लेन करते हैं, जहां इंसान यूनिवर्सल ट्रुथ को समझने की कोशिश करता है। दे पढ़ रहे हैं गीता, दे पढ़ रहे हैं कुरान, बाइबल, बुढ़ापे में लोग रामचरितमानस, महाभारत। क्यों? ब्रह्मांड को जानने, दुनिया को जानने, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी डीपली। चलो नेक्स्ट कौन है अब? ऐसा लग रहा है एक एक करके इतनी फिलॉसफी पढ़ने में। नेक्स्ट इज FH ब्रैडले, और इन्होंने भी आइडियलिज्म की बात की थी, ठीक है, आइडियलिज्म की बात की थी। मैं शॉर्ट में इन सबको बताते जा रहा हूँ। तो व्हाट इज आइडियल, शॉर्ट मतलब बहुत डेप्थ में बता रहा हूँ, बट बहुत कंसाइज वे में, जो 4 नंबर 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे उनके लिए। तो FH ब्रैडली के हिसाब से व्हाट इज आइडियलिज्म? इन्होंने आइडियलिज्म की बात की थी, ठीक है। देखिए, आइडियलिज्म जो है एक फिलोसॉफिकल व्यू है जो ये मानता है कि अल्टीमेट रियलिटी मेंटल या स्पिरिचुअल नेचर की है। जो अंत वाली रियलिटी है, अनंत रियलिटी है, वो या तो मेंटल या स्पिरिचुअल नेचर की है। इसमें उन्होंने 2 टाइप बताए हमको, जिसमें हमने जिसको जिसको इन्होंने हम लिखेंगे एज अ मेटाफिजिक्स ऑफ आइडियलिज्म और एपिस्टेमोलॉजी ऑफ आइडियलिज्म। तो मेटा फिजिक्स क्या है इसका, ये समझते हैं, और एपिस्टेमोलॉजी। एज पर द मेटाफिजिक्स ऑफ आइडियलिज्म, इसके अनुसार पूरा यूनिवर्स माइंड या स्पिरिट से बना हुआ है। क्या बोल रहे हैं? कि जो पूरा दुनिया ब्रह्मांड है, या तो ये माइंड से बना हुआ है या किसी स्पिरिट से बना हुआ है। जैसे हम लोगों ने स्पिनोज के टाइम में गॉड या नेचर का कंसेप्ट देखा था, वैसे ही ये आपका माइंड और स्पिरिट से बना है, इनका कहना था।
ये इनका मेटाफिजिक्स है। एंड व्हाट इज हिज एपिस्टेमोलॉजी ऑफ आइडियलिज्म, इनके अनुसार हमारा नॉलेज जो है, हमारे नॉलेज की लिमिट हमारे माइंड से डिसाइड होती है। हमको कितना नॉलेज होना है वो हमारे माइंड से डिसाइड होती है। ह्यूम और कांट इस कैटेगरी में आते हैं एपिस्टेमोलॉजी के, ठीक है। चलो नाउ वी विल टॉक अबाउट ब्रैडलीज आइडियलिज्म। तो ब्रैडली की फिलॉसफी का कोर कंसेप्ट जो है दो हिस्सों में डिवाइडेड है। किसमें डिवाइडेड है इनका कोर कंसेप्ट ऑफ आइडियलिज्म? तो अपीयरेंस, ठीक है, दैट इज आभास। आभास होता है ना हमको कोई चीज, तो उसको अपीयरेंस बोलते हैं इंग्लिश में। और यथार्थ, दैट इज रियलिटी। यथार्थ और आभास इसके ऊपर बेस्ड है। अब व्हाट इज अपीयरेंस? ब्रैडली के अनुसार जो दुनिया हम अपने सेंसेस से परसीव कर सकते हैं, जहां अलग अलग चीजें, रिश्ते और इवेंट्स हो रहे हों, वो सिर्फ अपीयरेंस है, ठीक है, जो हम अपने सेंसेस से परसीव कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जो मैं बोल रहा हूं आपको, ये सब अपीयरेंस है उनके हिसाब से, वो एक आभास है आपको, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये दुनिया कॉन्ट्रडिक्टरी है, इस दुनिया में कॉन्ट्रडिक्शन है और इसलिए रियल नहीं हो सकता कुछ भी, ठीक है, इनका कहना था। नेक्स्ट इन्होंने बोला रियलिटी, द एब्सोल्यूट थिंग की बात की। उन्होंने कहा कि अल्टीमेट रियलिटी एक सिंगल, एक यूनिफाइड और ऑल एनकंपासिंग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, जिसे उन्होंने एब्सोल्यूट कहा। समझते हैं इसको और कैसे होगा। उनका एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट था, जो स्टेटमेंट कहता था सेंटिएंट एक्सपीरियंस इन शॉर्ट इज रियलिटी एंड व्हाट इज नॉट दैट इज नॉट रियल। नोट्स में लिखा होगा ये चीज। इसका मतलब है कि जो कुछ भी कॉन्शियसनेस या एक्सपीरियंस का हिस्सा है वो रियल है, जो कुछ भी चेतना का और एक्सपीरियंस आपने किया है वही चीज रियल है, उनका कहना था। लेट अस टेक एन एग्जांपल। इमेजिन करिए एक बहुत बड़ी सी पजल, उसके हर एक पीस, पजल्स होते हैं अलग अलग पीसेस को जोड़ के पजल सॉल्व करते हैं, उसके हर एक पीस हमको अलग अलग दिखते हैं, इजंट इट? लेकिन वो सब मिलकर एक पूरा पिक्चर, कंप्लीट पिक्चर बनाते हैं। एट द एंड आप सही सही जगह पे उस जिक्सॉ चीजों को फिट कर देंगे। तो ब्रैडली के लिए हमारी दुनिया, जो ब्रैडली के लिए हमारी दुनिया की हर एक चीज, मतलब हमारी दुनिया में जो भी चीजें हैं ब्रैडली के लिए, जैसे कि क्या बोल सकते हो, ट्री, एक चेयर, एक इंसान, वो सिर्फ पजल या एक पीस है ब्रैडली के हिसाब से। वो तभी रियल है जब वो उस पूरी यूनिफाइड पिक्चर का हिस्सा बनते हैं। तो वही उनका कहना है, जब वो सही सही जगह पे सब लोग खड़े होते हैं, एक जगह पे रहते हैं जहां पे उनको रहना है, तब वो रियलिटी होगा। दैट इज व्हाट इज द फिलोसफी यार, ये ऐसा फिलोसफी। अब कोई इसमें कोई मैं बता नहीं सकता कि क्या, क्यों, कैसे, बट ये उन्होंने कहा है। क्यों कहा है मेरे को भी नहीं पता, कह दिया उन्होंने। तभी रियलिटी होगी जब वो इंसान जिक्सॉ पजल, तब भाई एक पजल जब अलग अलग रखा है तो वो कोई रियलिटी नहीं है, कहना है। जब वो पजल सॉल्व हो जाता है तो रियलिटी है। बस उनका कहना है ट्री, आपके घर के बाहर पेड़ है और आपके घर के बाहर पेड़ होना चाहिए तो है, और आप वहां पे हो तो इसलिए वो रियलिटी है, समझे? अब द एब्सोल्यूट जो मैं बोल रहा हूं, इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स यूनिटी भाई, इसको समझाता हूं मैं। ब्रैडली का आइडियलिज्म सिंपल मोनोइज्म जो होता है उससे अलग था। जहां सिंपल मोनोइज्म, जो मोनोइज्म है, एक सिंगल चीजों को मानता है, कहता है कि सब कुछ एक ही है। ब्रैडली ने कहा द एब्सोल्यूट एक सिंपल यूनिटी नहीं है बल्कि एक कॉम्प्लेक्स यूनिटी है। उनका कहना था जो द एब्सोल्यूट की बात कर रहे हैं ना, वो अंत में जो पजल सॉल्व हो जा रहा है वो सिंगल नहीं है, वो बहुत सारी चीजों का मिश्रण है। उनका कहना था कि द एब्सोल्यूट में अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे दुख है, जैसे सुख है, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कभी दुख है, कभी सुख है, सब जुड़े हुए हैं। इसलिए उन्होंने अपने वर्क में इसको एक मिस्टिकल पैसेज कहा था। आपको इतना ही पता होना चाहिए, ठीक है। मिस्टिकल पैसेज मतलब इसको उन्होंने पूरी तरह से वो एक्सप्लेन नहीं कर सके, और उनका कहना था हम इन सब चीजों को सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल तरीके से ही समझ सकते हैं। यही है भाई ब्रैडली का कहना, इतना ही समझो, इससे ऊपर समझ भी नहीं पाएंगे हम और आप। नेक्स्ट इज जे ई मोरे का रियलिज्म। तो क्या चीज है पहले रियलिज्म, व्हाट इज रियलिज्म, ये समझते हैं। व्हाट इज रियलिज्म? देखिए, फिलोसफर्स हमेशा ये सवाल पूछते आए हैं पूरे जीवन भर
क्या दुनिया वाकई वैसे ही है जैसे हम देख रहे हैं, जैसे हमको दिखती है? इसका जवाब दो स्कूल देते हैं हमको, एक आइडियलिज्म देता है, एक रियलिज्म देता है। आइडियलिज्म क्या हो गया, क्या दुनिया रियल है? इसका जवाब दो हिस्से में आता है, आइडियलिज्म और रियलिज्म। ठीक है, जेई मोरे रियलिज्म की बात किए और ये जो थे आपके ब्रेडली ये आइडियलिज्म की बात करते हैं। तो ये दोनों को एक बार और एक साथ समझाता हूँ, समझ ज्यादा अच्छे से आ जाएगा। आइडियलिज्म क्या है, जैसे कि हमने जब बर्कली पढ़ा था, याद है बर्कली के बारे में जब हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें आइडियलिज्म कहता है कि दुनिया सिर्फ हमारे माइंड में एग्जिस्ट करती है। याद है मैंने बताया था कि माइंड में कहीं कोई सामान सामने रखा है, आपके माइंड में परसीव नहीं हो रहा तो वो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। और उन्होंने अंत में बोल दिया था कि गॉड सब चीज को परसीव कर रहे हैं, इसलिए सब चीज रियल है, वही वाला। ठीक है, तो ये हो गया आइडियलिज्म, जो माइंड में परसीव वाला कंसेप्ट हो गया आपका। अब ये दूसरा रियलिज्म क्या होता है, रियलिज्म जो है इसके बिल्कुल उल्टा होता है। रियलिज्म का मानना है कि दुनिया, उसके फिजिकल ऑब्जेक्ट्स और दूसरे लोग हमारे माइंड और परसेप्शन से बिल्कुल आजाद हैं, आजादी से एग्जिस्ट करते हैं, वो माइंड वाले कंसेप्ट को बिल्कुल नहीं मानते हैं। जेई मौर्य ने इसी रियलिज्म को डिफेंड किया और उन्होंने इसे कॉमन सेंस रियलिज्म का नाम दिया। क्या बोला उन्होंने, कॉमन सेंस रियलिज्म। उनका कहना था कि हमारे एवरीडे कॉमन सेंस जो होता है वही हमको ये बताता है कि दुनिया एग्जिस्ट करती है, और ये बिलीव किसी भी फिलोसफिकल लॉजिक से ज्यादा स्ट्रांग है। उनका कहना था कि जो डेली आपका लाइफ में बीत रहा है, जो आप पढ़ रहे हो वो रियल है ना भैया, मोबाइल सामने है तो वो रियल है। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं रियल हूँ, मैं रियल हूँ भाई, मैं रियल हूँ। ठीक है, कोई किसी की सोच नहीं, बस यही, आप वहां बैठे हो, आप रियल हो। ठीक है, यही था। इमेजिन करिए, इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। इमेजिन करिए आप हाथ में एक पेन पकड़े, क्या पकड़े हैं, अभी आप सब पकड़े हैं, आप अपने हाथ में एक पेन पकड़े हुए हैं। एक आइडियलिस्टिक फिलोसफर कह सकता है कि ये पेन सिर्फ आपके माइंड में है, कह सकता है, उन्होंने तो वही कहा था, माइंड में है इसलिए है। बट मोरे कहते हैं, या मोरे कहेंगे, या एक रियलिस्टिक फिलोसफर कहेगा, मैं जानता हूं कि ये पेन रियल है, ये मेरे माइंड से अलग एग्जिस्ट करता है, और ये बात इस फिलोसफिकल लॉजिक से ज्यादा पक्की है, उनका कहना था। अगर मेरे माइंड में हो या ना हो, मैं इसको यहाँ पे इस रिकॉर्डिंग रूम में छोड़ के चला जाऊं तो भी ये एग्जिस्ट करेगी भाई, कल आने के बाद भी ये माइंड। उनका कहना था मेरे दिमाग में ही रहेगा 24 घंटे, ये पेन है मेरे पास एक व्हाइट कलर का, तो ऐसा नहीं कि रहेगा वो उड़ जाए। ठीक है, सो व्हाट इज मोरेज आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट रियलिज्म? मोरे ने आइडियलिज्म को डायरेक्टली चैलेंज किया, खासकर जो बर्कली का ऐसे ऐसी पर जो हमने पढ़ा था ना, परसिप, टू बी इज टू बी परसीव्ड, जो उनका आइडिया था बर्कले का, उसको इन्होंने डायरेक्टली दो मेन आर्ग्यूमेंट दिए और उसको उन्होंने डिफाई करने की कोशिश की। क्या बोला उन्होंने, इन्होंने पहला बोला द हीरो इज वन हैंड आर्ग्यूमेंट दिया इन्होंने, हीरो, द हियर इज वन हैंड, द हियर इज वन हैंड आर्ग्यूमेंट। समझते हैं क्या है ये। मोरे ने एक बहुत ही फेमस लेक्चर में सिंपली, बहुत एक सिंपल तरीके से अपने हाथ को उठाया और कहा, ऐसे हाथ उठाते हैं और हाथ को उठा के कहते हैं यहाँ एक हाथ है, फिर दूसरे हाथ को उठाते हैं और कहते हैं यहाँ एक और हाथ है। अब क्या लॉजिक है इसके बिहाइंड? उन्होंने कहा कि ये दो हाथ जो हैं, या ये दो जो बातें हैं, इनका रियल होना किसी भी फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट से ज्यादा सर्टेन है। क्यों? क्यों? क्योंकि अगर उनका हाथ एग्जिस्ट करता है तो एक एक्सटर्नल वर्ल्ड भी एग्जिस्ट करता है। भाई ऐसा तो नहीं है ना आप सोचोगे ये हाथ है तभी आपका हाथ रहेगा, अचानक से गायब हो जाएगा, सोचना बंद कर दोगे। उनका कहना था ये हाथ है और ये भी हाथ है और ये एग्जिस्ट करता है, इसके लिए कोई फिलोसफिकल थॉट की जरूरत नहीं है, इनका कहना था। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बोला द आइडेंटिटी थ्योरी ऑफ ट्रुथ। मोरे का मानना था कि ट्रुथ किसी भी इंसान के परसेप्शन पर डिपेंड नहीं कर सकता, सच्चाई किसी के भी सोच पे या किसी के भी थॉट पे डिपेंड नहीं कर सकता। एक स्टेटमेंट
लॉजिक क्या उन्होंने किया था कि एक स्टेटमेंट जैसे कि द कैट इज ऑन द मैट, बिल्ली मैट पे बैठी है, ऐसे वाला कोई स्टेटमेंट है, वो इसलिए सच नहीं है कि कोई उसे देख रहा है उस टाइम पे, बल्कि इसलिए सच है कि रियल दुनिया में एक एक्चुअल बिल्ली एक एक्चुअल मैट पर है उस टाइम पे। तो ट्रस्ट जो है उनका कहना था माइंड से आजाद है, ऑब्जेक्टिव स्टेट ऑफ अफेयर्स पर डिपेंड नहीं करता है, ट्रस्ट उनका कहना था। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइस? कि जो है सो है, वो कह रहे थे कॉमन सेंस है भाई, वो मैट में बैठी है तो बैठी है, आप सोचोगे या दिमाग में आएगा तभी थोड़ी ना होगा। नेक्स्ट इन्होंने रियल एथिकल रियलिज्म की बात की, आखिरी एथिकल मोरे ने एथिक्स नीति शास्त्र में भी रियलिज्म को डिफेंड किया। अब क्या बोला उन्होंने? उन्होंने मॉरल रियलिज्म का कंसेप्ट दिया हम सबको। इसका मतलब था कि गुडनेस जैसा मॉरल वैल्यूज जो रियल, ऑब्जेक्टिव और नॉन नेचुरल प्रॉपर्टीज हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। लॉजिक उन्होंने क्या दिया? उन्होंने कहा कि एक मॉरल स्टेटमेंट जैसे काइंडनेस इज गुड, अच्छाई करना अच्छी बात है, ये सच है कि नहीं है? वो इसलिए सच है कि काइंडनेस में ऑब्जेक्टिव एक गुडनेस की प्रॉपर्टी है। क्या है काइंडनेस में? जो ऑब्जेक्टिव है क्या है? काइंडनेस इज गुड। तो गुडनेस की क्या है उसमें? एक प्रॉपर्टी है। ये इसलिए सच नहीं है कि किसी को ये फीलिंग अच्छी लगती है, उसके माइंड ने परसीव किया, इसलिए उन्होंने इस आइडिया को, भैया गुडनेस इज काइंडनेस, काइंडनेस इज गुडनेस, ये आप सबको पता है, एक लॉजिक है, चाहे किसी के माइंड में परसीव हो या ना हो, उनका कहना था। तो ये इनका एक्सप्लेनेशन का तरीका था। काफी अलग टाइप से एक एक्सप्लेनेशन दिया इन्होंने, तगड़ा एक्सप्लेनेशन खेल गए ये, और हम सबको इसलिए इनकी बातें करनी पड़ रही हैं। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट ए जे अय्यर। ए जे अय्यर, इनकी भी थ्योरी हम लोग पढ़ लेते हैं। ये वेरिफिकेशन थ्योरी है। क्या है? द वेरिफिकेशन थ्योरी इन्होंने दी थी। जिसमें ये बात करते हैं मीनिंगफुल वर्सेस मीनिंगलेस चीजों के बारे में। समझते हैं कैसे। देखिए, ए जे अय्यर ने कहा, या ए जे अय्यर ने एक स्टेटमेंट को बोला कि वो तभी मीनिंगफुल होता है, उसका कुछ मीनिंग होता है, जब उसको वेरीफाई किया जा सकता है। यानी उसके उस स्टेटमेंट को या उसको प्रूव किया जा सके कि वो सच है, वो स्टेटमेंट जो बोला गया है, या फिर वो एक झूठ है, तभी वो वेरीफाई होगा, तभी वो एक स्टेटमेंट मीनिंगफुल होगा उनके हिसाब से। अगर एक स्टेटमेंट को वेरीफाई नहीं किया जा सकता तो उनका कहना था कि वो एक मीनिंगलेस स्टेटमेंट है। तो यहां क्या उन्होंने बोला? मीनिंगफुल वर्सेस मीनिंगलेस का एक पैमाना रखा और बोला इन दोनों के बीच में वेरीफाई करने का बस डिफरेंस है। कोई भी स्टेटमेंट मीनिंगफुल तब बनेगा जब उसको हम वेरीफाई कर सकेंगे कोई तथ्यों से, और अगर वेरीफाई नहीं हो पाया तो वो मीनिंगलेस स्टेटमेंट हो जाएगा। और अय्यर ने वेरिफिकेशन के दो तरीके दिए, ऐसा नहीं सिर्फ बोल के चले गए। एक उन्होंने वेरिफिकेशन के लिए इंपीरियल तरीका बोला, एम्पेरिकल तरीका, सॉरी एम्पेरिकल तरीका, एम्पेरिकल वेरिफिकेशन बोलते हैं। वो स्टेटमेंट, इसमें वो स्टेटमेंट उन्होंने कहा जिन्हें हम सेंसेस या ऑब्जर्वेशन से प्रूव कर सकते हैं, उन स्टेटमेंट की बात की। जैसे द स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू बहुत अच्छी मूवी है, देखना कभी, द स्काई इज ब्लू। ठीक है, आप बाहर जाकर देख सकते हैं, और इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को अभी भी आप बाहर जाके, अगर आप रात में नहीं देख रहे हो क्लास को, अगर आप सुबह 6 बजे के 5:30 के बाद और शाम के 6 बजे तक देख रहे हो, 5 बजे तक, 6 बजे तक, ठंड का टाइम है, थोड़ा जल्दी भी ठंडी के टाइम सूरज डूब जाता है, इस टाइम पे आप देख रहे हो, और मैं अगर ये स्टेटमेंट बोलता हूँ द स्काई इज ब्लू, देन यू कैन वेरीफाई इट फ्रॉम गोइंग आउटसाइड एंड सीइंग इट इन फ्रॉम योर टेरेस। सो ये स्टेटमेंट क्या निकलेगा? मीनिंगफुल बन जाएगा। अगर आप वेरीफाई रात के टाइम नहीं कर पाए तो उनका कहना है ये मीनिंगलेस बन जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने दूसरा तरीका बोला, एनालिटिकल वेरिफिकेशन। एनालिटिक वेरिफिकेशन इनका कहना था, ये क्या है? तो ये वो स्टेटमेंट है जो लॉजिक या डेफिनेशन से ही सच हो सकते हैं, या ये लॉजिक या डेफिनेशन से सच होते हैं। जैसे ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड मैन, ऑल बैचलर्स आर अनमैरिड मैन, या वुमेन भी बोल सकते हो, बैचलर वुमेन,
अगर मैं ये स्टेटमेंट बोलूँ ऑल बैचलर आर अनमैरिड मैन, तो ये सही ही है ना, लॉजिक है भाई, बैचलर है तभी तो अनमैरिड है वो, ठीक है। इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए आपको बाहर जाकर देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है अपने आप में ही सच है, इसलिए ये मीनिंगफुल है, इसको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। नाउ व्हाट इज मीनिंगलेस स्टेटमेंट। अब सवाल है कौन सी स्टेटमेंट होती हैं मीनिंगलेस, कौन सी स्टेटमेंट होती हैं मीनिंगलेस। ये अय्यर ने क्या कहा ये समझते हैं हम लोग। अय्यर ने कहा कि वो स्टेटमेंट जो ना तो ऑब्जर्वेशन से ना ही लॉजिक से प्रूव की जा सकती है, वो एक मीनिंगलेस स्टेटमेंट है। जैसे द स्काई इज ब्लू को जब प्रूव नहीं कर पा रहे हो आप रात में, या फिर ऑल बैचलर्स और मेरिट ये बोल दे, तो वो प्रूव नहीं हो सकता, या ये स्टेटमेंट में कोई लॉजिक भी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट मीनिंगलेस स्टेटमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलो आखिरी, सबसे आखिरी हमारे फिलोसफर हैं, और इसके बाद हमारा फिलोसफी का टॉपिक खत्म हो जाएगा भाई, बहुत बड़ा टॉपिक था। ट्रस्ट मी इट वाज वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक टू टीच। पॉल सार्ट्रे। जब पहले आप लोग क्या लिए होगे, इन कोर्सेज को लिए होगे, तो लगा होगा सर क्या पढ़ा पाएंगे, हिस्ट्री फिलोसफी ज्योग्राफी सीजी। आई हैव सेड एट द स्टार्टिंग, ट्रस्ट मी वी विल कवर अप एवरीथिंग, and that trust you all have kept with me. I am very thankful for that, and I have also tried to give everything what I can in a very good manner. अगर कुछ हुआ हो, कमी रही हो, तो यू कैन ऑलवेज टॉक टू मी, दैट आई विल कवर अप, एक्स्ट्रा दे देंगे आपको, बट इन माई थॉट दिस इज वॉट इज नीडेड फॉर क्लियरिंग द स्टेट एग्जामिनेशन। आप रैंक 1 ला सकते हो इस पर्टिकुलर नोट्स पीडीएफ और सारे मटेरियल से, बस बशर्ते जो मेहनत है वो आपको करनी होगी साथ में। दैट इज व्हाट इट इज, ठीक है। नेक्स्ट इज जीन पॉल स्टार्टर की थ्योरी, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, सार्टे की थ्योरी, ठीक है। इन्होंने एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस की बात की थी, इनका कोर आइडिया था इसका, प्रीसीड्स एसेंस, दिस वाज द कोर आइडिया। देखिए सार्ट्रे जो थे ना, सार्ट्रे SARTRE सार्ट्रे जी, अलग लग रहा है ना सार्ट्रे जी बोलने में। जो सार्ट्रे की फिलॉसफी का कोर आइडिया था वो था एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। इसका मतलब क्या है, हम बोल्ड हो जाते हैं ना अपन लोग सुन के ऐसे, क्या है, तो एसेंस वर्ड जो है, एसेंस का मतलब है, इसका मतलब है कि जब हम पैदा होते हैं, एसेंस का मतलब है जब हम पैदा होते हैं, तो हमारी, तो आप क्या बोल सकते हैं, तो हमारे को पहले से तय किए हुए नेचर या पर्पस, जब हम पैदा होते हैं तो हमको कोई तय एक नेचर या पर्पस नहीं होता है हमारा जीवन में, ठीक है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, जैसे एक चेयर को जब बनाते हैं उस वक्त उसकी एसेंस जो है वो बैठने का मकसद पहले से तय होता है, वैसे ही जब हम पैदा होते हैं तो हमारा पहले से तय होता है क्या, कुछ नहीं होता, कोई नेचर या पर्पस हमारा पहले से तय। आपने बचपन में सोच लिया था कि पहले दिन पैदा हुए CGPS की तैयारी करेंगे, डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे, बट चेयर जब बनना चालू होता है तब उसका पहले से तय है, वो बैठने के लिए बनेगा, तो ये है एसेंस, ठीक है। नाउ व्हाट इज एग्जिस्टेंस, ये एग्जिस्टेंस क्या होता है, उनका कहना था, लेकिन एक इंसान वो सिर्फ एग्जिस्ट करता है, उसका कोई प्री डिफाइंड मकसद नहीं होता है, उनका कहना था, ठीक है। कोई भगवान हमको कोई एक चीज पहले से बता के नहीं भेजती आप यही करो, इसलिए सार्ट्रे कहते हैं कि हमारा एग्जिस्टेंस हमारे एसेंस से पहले आता है। हमको क्या करना है जीवन में, हम क्या करेंगे जीवन में, उससे पहले हमारा एग्जिस्टेंस आता है, हम पहले एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ये इनका कहना था। हम इस दुनिया में एक खाली स्लेट, एक ब्लैंक टाट पट्टी की तरह आते हैं, इनका कहना था, और हमारे चॉइस और एक्शन ही हमारा एसेंस है, हमारी पहचान बनते हैं, हमारा मकसद बनते हैं। आपने जब
स्कूल स्टडी की, आप अच्छा पढ़े, 9th में आपने हिंदी संस्कृत लिया, 11th में आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिया या बायो या कॉमर्स लिया, और फिर आप क्या बने, सीजीपीएससी की तैयारी करके ऑफिसर। ये एसेंस है उनका कहना है। बट हमारे एक ह्यूमन बीइंग में पहले एग्जिस्टेंस आता है, देन एसेंस आता है, ये जीन पॉल का कहना था। इनका ये कहते थे यही फ्रीडम जो है, यही फ्रीडम इंसान के लिए पावर भी है और डर भी है, इनका कहना था। क्योंकि अगर कोई गॉड या प्री रिटन प्लान नहीं है हमारे जीवन में, तो हम अपनी हर एक पसंद, हमारी हर एक चॉइस के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होते हैं। हम जब पैदा हुए तो एक टाट पट्टी थे, हमने जैसे वो जीवन जिया, आपने ये साल जैसा बिताया, वैसे ही आपका अगले साल रिजल्ट होगा, और इसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार हैं। अगर ये अच्छा रहा रिजल्ट तो इट इज गुड, इफ इट इज बैड देन इट इज वेरी डेयरफुल, एक खराब चीज है। तो ये इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, आप खुद होंगे, इनका कहना है। इसी पर्टिकुलर कंसेप्ट से उन्होंने कहा कि यही चीजें इंसान को चिंता और निराशा के एक एहसास के अंदर ले जाती है, या चिंता और निराशा का एहसास, द फीलिंग ऑफ एंग्स्ट एंड डिस्पेयर स्टार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फीलिंग ओनली, कि वी हैव क्रिएटेड आवर लाइफ सो डल। ये जीवन, मैं हर एक आपके माता पिता बोलते होंगे, योर फादर एंड मदर हैव ऑलवेज सेड यू, बेटा टाइम है, पढ़ लो, टाइम चला जाएगा, बहुत अखरेगा। दैट इज दिस फिलॉसफी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ये बात करते हैं बैड फेथ की और सेल्फ डिसेप्शन की। जीन पॉल ऑन बैड फेथ एंड सेल्फ डिसेप्शन। तो जीन पॉल सार्ट्रे ने एक और कंसेप्ट, ये अलग है ना उससे, वो एक कंसेप्ट, भाई हम अलग अलग कंसेप्ट पढ़ रहे हैं जिन्होंने जिन टॉपिक्स में इन्होंने बात की। तो जीन पॉल ने एक और कंसेप्ट दिया, दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ बैड फेथ। को बैड फेथ बोलते थे। व्हाट इज दिस बैड फेथ? बैड फेथ का मतलब है जब एक इंसान अपनी आजादी से भागने की कोशिश करता है, वो या प्रिटेंड करता है कि वो फ्री नहीं है, बल्कि उसकी आइडेंटिटी पहले से तय है, तब ये बैड फेथ है उनके हिसाब से। लेट अस टेक एन एग्जांपल, अच्छे से समझ आएगा फिलॉसफी ये। इमेजिन करिए एक वेटर जो कस्टमर से मिलते वक्त एक रोबोट की तरह बिहेव करता है, वो अपने आप को सिर्फ वेटर मानता है उस टाइम पे, ना कि एक इंसान जिसने वेटर बनने की चॉइस किया है या चूज किया है वो वेटर बनने के लिए। समझ रहे हो आप लोग? ऐसा करके वो अपनी आजादी को इनकार कर रहा है उस टाइम पे। आए एकदम हंसे नहीं, कुछ नहीं, हाँ बताइए क्या है, बटर पनीर, बटर मसाला, तंदूरी पनीर, स्टार्टर में क्या, समझ रहे हो? रोबोट टाइप का आते हैं और ऐसे ऐसे बात करते हैं। भाई एक इंसान हो, आप ऐसे अपने घर में भी करते हैं क्या वो वेटर? हर एक वेटर नहीं, एग्जांपल देने के लिए बस बोल रहा हूँ, कोई मैं ऐसा जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अलग से नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा होता है जनरली, इसलिए मैंने इजी एग्जांपल लिया। तो भाई वो आते हंसते, सर क्या लेंगे बताइए। तो ये वाला एक तरीका है, कुछ लोग करते हैं, बट कुछ वेटर इतने मोनोटोनस हो जाते हैं जीवन में कि उनको बस लगता है कि हम वेटर में का काम करने आए हैं, तो वैसे ही हमको बस बात करनी है टाइप से। वो ये मान रहे होते हैं कि उनकी आइडेंटिटी जो है उनकी चॉइस नहीं है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो यहां तक आप लोग समझ गए इन चीजों को। दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ बैड फेथ दैट वाज गिवन बाय जीन पॉल। यहाँ पे आपका एक्सटर्नलिज्म का भी बात खत्म हो गया, एंड वी हैव कंप्लीटेड ऑल द वेस्टर्न फिलोसफर एंड द मॉरल फिलोसफर्स ऑफ इंडिया। नाउ वी विल टॉक अबाउट एथिक्स की बात बचेगी, और फिर फिलोसफी आपका खत्म। ठीक है, चलिए, कोई भी डाउट आता है तो गिव मी अ कॉल, वी विल टॉक अबाउट इट। समझेंगे हम लोग क्या कैसे होगा, और यहाँ से इससे ज्यादा फिलोसफी में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे अच्छा फिलोसफी का मटेरियल आपको कहीं मिलेगा भी नहीं। आई हैव ट्राइड बहुत इजी वे में एग्जांपल्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने के लिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एथिक्स पार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। चलो मिलते हैं, कीप स्माइलिंग, कीप रिवाइजिंग, कंसेप्ट को समझते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लासेस गाइस।